देश भर में किसान आंदोलन की आग अभी तक बुझी नहीं है। नए कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर हैं और विपक्ष किसानों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काने में जुटा है। विपक्ष के साथ कुछ पत्रकार भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बाद अब एक और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। इन दोनों ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार और मोदी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया में आंदोलनकारी किसानों को लेकर कई तरह की बातें वायरल की जा रही हैं। पंजाबी किसानों को आतंकवादी बताने वालों के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। ये पोस्ट वायरल हो रहा है। रवीश कुमार ने कई किसान नेताओं और संगठनों के नामों का उदाहरण देते हुए लिखा कि इन लोगों ने हर समय आतंकवाद से लोहा लिया है। कई लोग खालिस्तानियों का विरोध कर शहीद हो गए। रवीश कुमार ने लिखा है कि ये किसान यूनियन जिन्हें खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, इन लोगों ने पंजाब में दहशतगर्दी से लंबी लड़ाई लड़ी है। रवीश कुमार का कहना है कि अब जिस समय पंजाब के किसानों और उनके किसान यूनियनों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि 2014 के बाद से ये मान लिया गया है कि देश में जनता नहीं है, वो जनता होने के टाइम में हिंदू होती है और गोदी मीडिया से उसे हिंदू बनाया जाता है। जनता हिंदू बन जाती है, जो हिंदू नहीं बनते हैं उनके सामने किसी को मुसलमान बना दिया जाता है। जो मुसलमान होते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। हर विरोध और सवाल को मुसलमान और पाकिस्तानी बना दिया जाता है। जनता हिंदू बन जाती है, जनता जनता नहीं रह जाती। ये बात ठीक है। जनता के एक बड़े वर्ग के आगे हिंदू होने का कनात तान दिया गया है। कनात के बाहर वो कुछ भी होने का दृश्य नहीं देखना चाहती है। अपने कनात में खुश रहना चाहती है। वो हर किसी को इसी चश्मे से देखने लगी है। इसके अलावा भी रवीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। दरअसल रवीश कुमार इससे पहले भी कई बार मोदी विरोधी पोस्ट लिखते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्राइम टाइम शो में भी वो लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। हालांकि किसान आंदोलन में रवीश कुमार कूद कर एक बार फिर केंद्र और मोदी सरकार से दुश्मनी मोल ले ली है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर आमने सामने है। हालांकि इस बार मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है। इस बार यूपीए पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना आमने सामने है। दरअसल ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी की जगह एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस पर आड़े तिरछे बयान शिवसेना ने भी दिया था। हालांकि शरद पवार का नाम सामने आने से अंदर अंदर ही कांग्रेस नाराज हो रही थी, जिसके बाद एनसीपी ने भी एक बयान जारी किया है। एनसीपी ने मीडिया में चल रही उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार यूपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि मीडिया में पवार की यूपीए की कमान संभालने की तथ्यहीन खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी स्पष्ट करना चाहती है कि यूपीए के सहयोगियों के बीच ऐसे किसी प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उनको किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के मकसद से कुछ लोगों ने फैलाया है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कल कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार में देश का नेतृत्व करने के सारे गुण हैं। राउत ने मीडिया से कहा कि पवार के पास बहुत अनुभव है और उन्हें देश के मुद्दों का ज्ञान है और वो जनता की नब्ज जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास राष्ट्र का नेतृत्व करने की पूरी काबिलियत है। यूपीए के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की जगह पवार को लाने की मीडिया द्वारा लगाई जा रही अटकलों के जवाब में राउत ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सोनिया गांधी की जगह शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनते हैं या नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी और उनकी सरकार से बेहद नाराज हैं। गृह मंत्री ने इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इस हमले पर बंगाल डीजीपी को फोन कर सवाल किए थे। वहीं बंगाल के राज्यपाल ने भी घटना के बाद केंद्र सरकार को बंगाल के हालात के बारे में रिपोर्ट भेजी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री को इस तरह की आग से नहीं खिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने पद से नहीं भटकना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है। क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं? ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। धनखड़ ने कहा कि भारत एक है, उसका नागरिक एक है। अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि कल की घटना को लेकर मैंने राज्य के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। बता दें कि इससे पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हमले को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद ममता दीदी अभी तक खामोश है। उनकी सरकार और उनके नेताओं की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। माना जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या और अब बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले से आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच ठन गई है। इस बार यूपीए की चेयरपर्सन को लेकर तीनों दल आमने सामने हैं। कांग्रेस को ऐसी खबर नागवार गुजरी है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस मामले में आग में घी डालने का काम शिवसेना ने किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर शरद पवार यूपीए चेयरमैन बनते हैं या इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो शिवसेना उन्हें अपना समर्थन देगी। राउत ने कहा कि शरद पवार देश के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र में हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। शिवसेना सांसद ने इसके साथ ही गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। राउत ने कहा है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। इस बात को हम सब मानते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि लोकसभा में कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन का पद हासिल नहीं कर सकी है। हालांकि एक तरफ पवार की तारीफ कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाली शिवसेना ने मामले को बैलेंस करने की भी कोशिश की है। संजय राउत ने बताया कि शरद पवार ने फिलहाल इस बात का खंडन किया है। जब तक ये बात शरद पवार खुद न कहे तब तक इस पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। उधर शिवसेना और एनसीपी की यूपीए को लेकर चर्चाओं पर कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता संजय निरुपम ने दोनों दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी का हिस्सा है शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का शिगुफा। उसी अभियान के तहत 23 हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लिखी गई थी। फिर राहुल जी के नेतृत्व में कंसिस्टेंसी की कमी तलाशी गई। ये एक बड़ा प्लान है कांग्रेस को मिटाने का। दरअसल पिछले दिनों एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को चलाना है तो ऐसी बयानबाजी बंद करनी होगी। इसी बीच अब यूपीए अध्यक्ष का मामला गर्मा गया है। ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर फंस गई है। पिछली बार सचिन पायलट को मनाकर कांग्रेस ने सरकार तो बचा ली, लेकिन पंचायत चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब बिखरने लगी है। सीएम अशोक गहलोत के सामने अब सियासी संकट खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के 2 विधायकों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति चुनाव में मिली हार से विधायकों ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। विधायकों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से ही वो डूंगरपुर में अपना जिला प्रमुख और 3 पंचायत समितियों में प्रधान नहीं बना पाए, जबकि बहुमत उनके पास था। ऐसे में हम राज्य की गहलोत सरकार से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं। विधायकों के इस्तीफे के बाद अभी तो सरकार स्थिर है, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने राज्य में एक बार फिर सरकार गिराने की हलचल शुरू होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी राजस्थान और महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश कर सकती है। राजस्थान कांग्रेस के लिए साल 2020 शुरू से ही खराब रहा है। साल की शुरुआत में ही सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद पायलट अपने विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए थे। हालांकि काफी सियासी ड्रामे के बाद पायलट कांग्रेस में वापस आए। पायलट को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उनकी समस्याओं को जल्द ही सुलझाया जाएगा, लेकिन पायलट की समस्याओं तो दूर, पार्टी ने उनको ही साइडलाइन कर दिया और अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ऐसी आशंका है कि पायलट फिर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बीजेपी इस बार बंगाल फतेह करने में जुटी है। बीजेपी के बड़े नेता जैसे जैसे बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं, ममता दीदी की टेंशन बढ़ रही है। ममता बनर्जी ये नहीं चाहती हैं कि बीजेपी के नेता बंगाल पहुंचे। ऐसे ही ममता के राज में 100 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। लेकिन पिछले दिनों बंगाल में जो कुछ हुआ वो राजनीतिक दृष्टि से बेहद खतरनाक है। बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े ईंटों और पत्थरों से हमला बोल दिया है। जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद बंगाल की राजनीति गरमा गई है। बंगाल में टीएमसी को जवाब देने के लिए एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को बंगाल पहुंच रहे हैं। वो 2 दिनों तक बंगाल में रहेंगे। 1.5 महीने में ये दूसरी बार है जब अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। अब अचानक फिर से शाह के बंगाल दौरे को लेकर अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह के इस दौरे को बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक अमित शाह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए फिर से बंगाल पहुंच रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने लिखा था कि बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अमित शाह ने लगातार 2 ट्वीट किए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुंचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दुखद भी है और चिंताजनक भी। वहीं बीजेपी के नेताओं पर लगातार बंगाल में हो रहे हमलों को लेकर हाईकमान भी नाराज है। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में अब बीजेपी और ममता सरकार के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।